हरे कृष्णा। देखिए, हम लोगों ने अभी तक टैक्स में जो भी चीजें पढ़ी, हेड पढ़े जैसे सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, आज हम लोग बड़ा मजेदार चैप्टर पढ़ने वाले हैं। छोटा भी है, इंटरेस्टिंग भी है, और यकीन मानिए अभी तक के जितने अटेम्प्ट हुए हैं, हर एक आधा अटेम्प्ट छोड़ के इसमें से क्वेश्चन आता है। मतलब बड़ा फ्रीक्वेंट आता है, कोई एक आधा बीच में अटेम्प्ट मिस हो जाए तो मिस हो जाए, लेकिन आता है। अच्छा, टॉपिक का नाम है क्लबिंग ऑफ इनकम। अब ये टॉपिक है क्या, क्लबिंग का क्या मतलब? आपके दिमाग में वो क्लब तो नहीं आ रहा? क्लब, मैं बताता हूँ क्लबिंग क्या है। जैसे हम सब लोग जानते हैं आज की तारीख में हर एक इंडिविजुअल के ऊपर 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। अभी भले ही मैंने आपको भी टैक्स रेट नहीं पढ़ाया है, लेकिन इतनी बार आपने मेरे मुंह से सुन लिया होगा कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता। और इवन जैसे अगर आप जॉब करते हैं, मान लीजिए आपकी जॉब लग गई और आप 12,75,000 तक भी सैलरी कमाते हैं, आपकी सारी जो ग्रॉस सैलरी है वो 12,75,000 है, तो सैलरी रेट में आपने ये भी देखा था हमसे कि न्यू रिजीम में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है 75,000 की, याद है ना, सैलरी में। और आपकी जो टोटल, मान लो और कोई इनकम ही नहीं मेरी, सिर्फ सैलरी की इनकम, बाकी कोई इनकम नहीं है, तो मेरी टोटल इनकम हुई 12 लाख, टैक्स हो गया 0। एक बार क्या हुआ, एक मिस्टर ए थे। मिस्टर ए की एक सैलरी की इनकम थी यही 12 लाख, मान लेते हैं 75,000 की, और एक और इनकी एफडी से ब्याज आता था, इंटरेस्ट की इनकम थी। मान लो एफडी से 5 लाख का इंटरेस्ट आता था, तो एफडी से जो ब्याज आता है वो भी टैक्सेबल होता है। वो भी आपको मैं पढ़ाऊंगा कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के हेड में टैक्सेबल होता है। अब जब मिस्टर ए अपनी इनकम निकालते थे तो उनकी इनकम अच्छी खासी बनती थी भाई, 12,75,000 सैलरी प्लस इंटरेस्ट जो उनका है एफडी से 5 लाख का, दैट मीन 17,75,000, और उस पर टैक्स निकलता था। ऐसा तो नहीं कि टैक्स 0 है भाई, 12 लाख तक नहीं था टैक्स, फिर तो था ना टैक्स। हाँ चलो, सैलरी से तुमको 12,75,000 में 12 लाख हो गया, 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई, तो सैलरी का 12 लाख उठा लेंगे, इंटरेस्ट का 5 लाख, पर 17 तो तब भी है, 17 लाख पे जो टैक्स बनता है देना पड़ता है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, मिस्टर ए की अचानक से शादी हो गई, उनको पता नहीं चला, और घर वालों ने उनकी क्या कर दी, शादी कर दी। अच्छा, उन्होंने की शादी हो गई, और शादी हुई जिससे उसकी कोई इनकम नहीं थी। मान लो उनकी जो वाइफ थी वो होम मेकर थी, हाउस वाइफ थी, कोई इनकम नहीं थी। लेकिन मिस्टर ए मेरी क्लास सुना करते थे चुप चुप करके। उनके दिमाग में एक प्लानिंग आई, उन्होंने कहा सर ने सिखाया था कि 12 लाख तक की छूट प्रति व्यक्ति पे है, पर इंडिविजुअल, पर फैमिली नहीं है। मतलब 12 लाख तक का टैक्स हस्बैंड के ऊपर भी लगेगा 12 लाख तक की इनकम पे, और वाइफ के ऊपर, घर में जितने भी सदस्य हैं। उन्होंने एक दिमाग लगाया, उन्होंने क्या किया, एफडी जो थी वो अपने वाइफ के नाम ट्रांसफर कर दी। एफडी किसके नाम कर दी, वाइफ के नाम। भाई घर में ही तो आएगा पैसा, चाहे हमारे अकाउंट में आए चाहे वाइफ के अकाउंट में आए, घर में आना चाहिए पैसा। और जब आईटीआर भरा, अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरा, तो अपने रिटर्न में दिखाई सैलरी की इनकम, और वाइफ के रिटर्न में दिखाई एफडी के ब्याज की इनकम। अपने रिटर्न में 12 लाख की, भाई 12,75,000 सैलरी हमने मानी, 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन ले ली, 12 लाख की सैलरी की इनकम दिखाई, वाइफ के हाथ में 5 लाख रुपीस की एफडी की इनकम दिखाई। अपने हाथ में जब टैक्स निकाला तो 0 आया, वाइफ के हाथ में जब टैक्स निकाला तो भी 0 आया, क्योंकि 12 लाख तक की छूट तो पर इंडिविजुअल है। तो हस्बैंड को अलग नहीं देना पड़ा टैक्स, वाइफ को अलग टैक्स नहीं देना पड़ा, और अल्टीमेटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का चूना ही क्या, कत्था अत्था सब लग गया। भाई अल्टीमेटली देखो हुआ कि नुकसान हो गया कि नहीं, अब बताओ कैसे नुकसान हो गया। हाँ, तुमने एक तो अचानक से शादी कर ली, तुमने करी तो करी अपनी जिंदगी खराब, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्यों परेशान कर रहे हो। जब ऐसा हुआ तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्लबिंग के प्रोविजंस लेके आया। उसने कहा सर कुछ केसेस में, सर पढ़ाएंगे आपको सेक्शन 60 से 64 में कुछ केसेस पढ़ाएंगे, अगर उस केसेस में आपका केस फॉल करता है तो भले ही वो इनकम वाइफ को आती हो, बट हम टैक्सेबल आज भी
आप ही के हाथ में करेंगे, मतलब उसकी इनकम लीगली तो अब उसके हाथ में आती, क्योंकि हमने एफडी वाइफ के नाम पे करा दी। बैंक तो वाइफ को ही ब्याज, बैंक को इससे मतलब थोड़ी ना, बैंक तो कह रहा भैया किसके नाम पे एफडी, उसको ब्याज दे देते। बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहे तनिक रुकिए, वो ब्याज वाइफ के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, वो ब्याज किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? हस्बैंड के हाथ में, ट्रांसफरर के हाथ में। अच्छा मान लो मैंने एक और प्लानिंग करी, मैंने नहीं, मिस्टर ए ने। मिस्टर ए के जैसे अचानक से शादी हो गई थी, अचानक से एक बार बच्चा हो गया। अब उनको फिर पता था कि 12 लाख की छूट जो है वो पर इंडिविजुअल है। अच्छा, वाइफ के नाम ट्रांसफर करके एफडी देख लिया। एक तो वाइफ को भी अब लगता है कि पैसे वाली तो इतना वेटेज नहीं देती है ना, दूसरा टैक्स अलग देना पड़ रहा है। तो इन्होंने क्या किया, एफडी किसके नाम करा दी? माइनर चाइल्ड। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या लगता है आपको, माइनर चाइल्ड के हाथ में वो एफडी का ब्याज टैक्सेबल करें? वो माइनर चाइल्ड जिसको कोई अकल नहीं अभी, उसके हाथ में टैक्सेबल करें? नहीं। किसके हाथ में टैक्सेबल करेंगे? हाँ, मम्मी या पापा जिसकी अदर इनकम ज्यादा है, मतलब अगेन जैसे इस केस में पापा के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। अच्छा और एग्जांपल समझिए, भाई साहब क्लबिंग के प्रोविजंस आए, वाइफ के हाथ में ट्रांसफर कर रहे हैं तो दिक्कत, माइनर चाइल्ड के हाथ में ट्रांसफर कर रहे हैं तो दिक्कत। मान लीजिए आपने क्या किया, आपने अपने पड़ोसी के नाम पे एफडी करा दी। आपके बगल में एक शर्मा जी रहते थे, आपने कहा शर्मा जी आपकी कोई इनकम है? शर्मा जी ने क्या बताया, बड़ी महंगाई है, इनकम ही नहीं है, 2-3 लाख रुपए की अगर है भी तो पूरे साल की। आपने कहा शर्मा जी एक काम करते हैं, ये मेरी 50 लाख की एफडी आपके नाम कर देते हैं, जिसमें हर साल 5 लाख का ब्याज आता है। शर्मा जी ने कहा वाह। आपने कहा लेकिन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? टैक्स बचाने के लिए। शर्मा जी बिल्कुल कर दो। आपने शर्मा जी के नाम कर दी, क्या आप क्लबिंग होगी? क्या वो ब्याज आपके हाथ में टैक्सेबल होगा? आंसर इज नो। वो ब्याज अब किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? शर्मा जी के हाथ में। भाई आपने कोई अपनी वाइफ के नाम नहीं ट्रांसफर करी, माइनर चाइल्ड के नाम नहीं ट्रांसफर करी, आप तो पड़ोसी के नाम ट्रांसफर कराए, टैक्स बच गया। बहुत बढ़िया टैक्स प्लानिंग है ना, मजेदार टैक्स प्लानिंग है कि नहीं? अच्छी टैक्स प्लानिंग है, हाँ या ना? बोलो बोलो जल्दी बताओ, अच्छी टैक्स प्लानिंग है? बोलो हाँ या ना, बोलो है। आपको पता है अगले दिन शर्मा जी आपको पहचानेंगे नहीं। तुम कौन? तुमने टैक्स तो बचा लिया, लेकिन एसेट से ही हाथ धो बैठे। अब सोचिए ना, आपने शर्मा जी के नाम 50 लाख की एफडी कर दी, जमाने में भाई भाई का सगा नहीं है, होता है नहीं? तो पड़ोसी आपका सगा है तो अच्छी टैक्स प्लानिंग नहीं है। कभी टैक्स बचाने के लिए ऐसी टैक्स प्लानिंग ना करना कि इनकम से और एसेट से हाथ धो बैठे, उससे उससे तो सबसे अच्छी प्लानिंग होगी फिर कुछ ही ना करें, फिर घर में बैठ करके तारक मेहता देखे, हमको इनकम ही नहीं कमाते, इनकम टैक्स। ऐसी ये प्लानिंग थोड़ी ना हुई। क्लियर? मतलब अगर एसेट ही उसके नाम हमने देखो वाइफ के नाम ट्रांसफर कर रहे थे तो डर नहीं था। क्या डर नहीं था बताओ? हाँ नहीं जाएगी, ठीक है ना, उम्मीद तो यही है। अच्छा उम्मीद तो यही है, माइनर चाइल्ड के नाम भी कर रहे हैं तो ठीक है, जाएगा भी तो अपना खून है, ठीक है भाई। लेकिन शर्मा जी के नाम कर रहे हैं, नाम से तो बड़ा शर्मा शर्मा कर रहे थे, लेकिन पता नहीं कैसे निकले, क्या पता। अच्छा आपने एक और प्लानिंग निकाली, आपके घर में मेड आती थी, आपको पता है। अच्छा अगर मेड के नाम शर्मा जी के नाम ने ट्रांसफर करे, मेड के नाम एफडी करा दी तो? मेड के नाम, आपके घर में मेड आती है, आपने कहा 50 लाख की एफडी तुम्हारे नाम, बैंक है 50 लाख की एफडी आपने मेड के नाम करा दी। अब बताइए क्या होगा? है मेड खुद अपने मेड रख लेगी आपको, आप क्या थोड़ी ना कि 50 लाख की माल वो अगेन भाग जाएगी। तो भैया आप तो ऐसे एसेट तो नहीं ट्रांसफर करोगे ना टैक्स प्लानिंग के लिए। हाँ लेकिन ये आप जरूर कर सकते हो कि आपने मेड के नाम एफडी नहीं करी, लेकिन एफडी से आने वाला ब्याज मेड के नाम ट्रांसफर कर दिया। आपने कहा कि आज से जो भी इंटरेस्ट की इनकम आएगी, एफडी तो अपने नाम ही रखी, क्योंकि आप समझदार हैं, आप जानते हैं भैया मेड के नाम, शर्मा जी के नाम, किसी के भी नाम ट्रांसफर कर देंगे तो एसेट ही चला जाएगा। आपने, लोग क्या करते हैं सिर्फ ऑन पेपर्स दिखाने के लिए, देखो वास्तविक जीवन में क्या कोई ऐसा करता है? सोच के देखो 2 मिनट के लिए कि आपके नाम एफडी है,
क्या वास्तविक जीवन में आप करोगे कि सर आज से जो ब्याज आएगा वो सब आपका? देखो कितने बेशर्म कह रहे नहीं करेंगे, ये सच यही है ना? कौन करता है? तो अगर आपने ऐसा किया होगा तो क्यों किया होगा बताओ? टैक्स बचाने के लिए। तो केवल आप ही समझदार नहीं हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आपसे 10 गुना समझदार। उसने कहा सर अगर आप किसी और को इनकम ट्रांसफर करते हो, एसेट ट्रांसफर भले ही ना किया हो, तो भी वो इनकम आपके हाथ में ही क्लब होगी। क्या होगी? क्लब होगी। तो ऐसे कुछ केसेस आपको यहां पे पढ़ाए जाएंगे। क्लियर? एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हेडिंग क्या है चैप्टर की? क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग मतलब समझ में है? दूसरे की इनकम आपके हाथ में जोड़ी जा रही है, आपके हाथ में टैक्सेबल करी जा रही है, क्लब करी जा रही है। इसका एक और नाम जो हम लोग भी बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इनकम ऑफ अदर पर्सन टू बी इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ द एसएससी। पता नहीं आप समझ पाए कि नहीं मेरी बात को। इस चैप्टर का एक और नाम कुछ बुक्स में लिखा होता है, इनकम ऑफ अदर्स पर्सन टू बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ। मतलब हमको समझ में ही नहीं है, मतलब बोल तो गए, मतलब नहीं आता हमको, मतलब क्या हुआ? हाँ, इनकम है अदर पर्सन की, वाइफ की इनकम आ रही है एफडी की, ब्याज पे, ब्याज की इनकम, लेकिन वो इंक्लूड होगी एसएससी। तो क्लबिंग ऑफ इनकम बोलिए या इनकम ऑफ अदर पर्सन टू बी इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ द एसएससी बोलिए, कुछ भी बोलिए, सेक्शन 60 से लेकर के 64 तक की प्रोविजन है। एक बात और सुन लीजिएगा, जब जब भी हम इनकम की बात करते हैं ना, पूरे ही इनकम टैक्स में हम कई बार इनकम इनकम वर्ड बोलते हैं। जब इनकम बोलते हैं ना, तो इनकम में केवल पॉजिटिव इनकम नहीं आती है, पॉजिटिव इनकम भी आती है और नेगेटिव इनकम भी आती है। नेगेटिव इनकम मतलब लॉस, बिल्कुल सही। यानी जब क्लबिंग की बात होती है, अगर क्लबिंग के प्रोविजंस अट्रैक्ट होते हैं तो इनकम होगी तो भी क्लब होगी, और लॉस होगा तो भी क्लब होगा। लॉस कैसे हो सकता है सर? भाई बिजनेस हो सकता है, आप आपकी कैपिटल से आपकी वाइफ बिजनेस करती हो, उल्टा भी वाइफ की कैपिटल से हस्बैंड बिजनेस करता हो, तो क्लबिंग के प्रोविजंस तो अट्रैक्ट हो ही रहे हैं, इनकम क्लब हो रही है। बट अगर लॉस हो रहा है तो वो भी क्लब होगा। तो जब क्लबिंग की बात हो रही है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव इनकम क्लब हो रही है, लॉसेस ऑल्सो क्लब हो रहे हैं, ठीक है ना? बट आपको जो ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में दिए होते हैं क्लबिंग के, वो इनकम के ही दिए होते हैं। तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया कि द टर्म इनकम इंक्लूड्स, क्या लिखा है? द टर्म इनकम इंक्लूड्स लॉसेस ऑल्सो। एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले सेक्शन 60 पढ़ते हैं। सेक्शन 60 क्या कहता है? सेक्शन 60 हेडिंग में अगर समझे, देखा है ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ, मतलब हमने एसेट दूसरे के नाम नहीं किया, हमने शर्मा जी के नाम एसेट ट्रांसफर करने की गलती नहीं करी, हमने मेड के नाम एसेट ट्रांसफर करने की गलती नहीं करी। हमें पता था जैसे ही ट्रांसफर कर देंगे वो हमको पहचानेंगे नहीं, कहेंगे तुम कौन। हमने क्या किया? उसकी इनकम उनके नाम ट्रांसफर कर दी। वो भी एक्चुअल में क्या वाकई उनको मिलती होगी और वही रख लेते होंगे कि हम वापस ले लेते होंगे? हम वापस, मान लीजिए शर्मा जी के अकाउंट में, शर्मा जी से हमारी ट्यूनिंग है, काफी टाइम से हमको जानते हैं, उनके अकाउंट में 5 लाख का ब्याज आया, धीमे से उनको नगद दे देते होंगे। कुछ तो होता होगा ना भाई। जेन्युइन केसेस में आप नहीं देंगे चाहे जितना अच्छा पड़ोसी हो, होगा कि नहीं? नहीं, लड़कियां पिज्जा के लिए लड़ मरती, 4 स्लाइस तुमने खाई, 2 हमने खाई, तो 4:2 के रेशियो में बांटना चाहिए, है ना? आधा आधा क्यों बांटे मोटी? अब समझ रहे हैं बात को? हाँ, होता है कि नहीं? हाँ, लड़कियों नहीं, लड़कियों में हिसाब किताब बहुत अच्छा होता है, मैं खुद सही बताएं। लड़कों में आप बताएं, लड़के संकोच कर जाते हैं कई केसेस में, है ना? ये लड़के शायद सहमत होंगे कि वो संकोच कर, मन में होता है पूरा खर्चा हर बार हम ही को करना पड़ता है, ठीक हम दे दे रहे हैं, ये होता है। मैं अपनी ही बात हूँ, होता है कई बार, है ना? नहीं अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोग हैं कितनी काय नहीं अच्छा लगता है, करो, बराबर करते हैं। तो लड़कियां ज्यादातर, अच्छा ये बहुत अच्छा है दोस्ती वगैरह के लिए, जितने आप चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखेंगे ना उतना बेटर है। सेम तरीके से हमने शर्मा जी को अगर नाम उनके इनकम करी भी होगी तो हम ले लेते होंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी जानता है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस बात पे लड़ाई नहीं कर रहा कि आप लेते हैं कि नहीं, कह रहा हम वो नहीं बोल रहे आप लेते हो कि नहीं, हम तो कह रहे हैं कि वो इनकम शर्मा जी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी, आपके हाथ में टैक्सेबल होगी। आपके हाथ में मतलब कौन? 2 लोग होते हैं, एक ट्रांसफरर होता है, एक ट्रांसफरी होता है। किसके हाथ में? ट्रांसफरर के हाथ में टैक्सेबल होगी। ट्रांसफरर कौन होता है? जिसने ट्रांसफर किया होता है। ट्रांसफरी कौन होता है? क्लियर है ना? ट्रांसफरी, है ना? एक तरीके की ट्रांसफरी फीमेल टाइप हो गई, ट्रांसफरर मेल। तो गिफ्ट कौन देता है? लड़कियां सहमत नहीं है उस बात से, याद करने के लिए सिर्फ वैसे। वैसे तो आप ट्रांसफर और ट्रांसफरिंग का मतलब जानते हैं। पढ़ के देखते हैं, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट, सेक्शन 60। देखते हैं क्या कह रहा है। इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, द इनकम फ्रॉम द एसेट वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरर। इनकम जो है वो ट्रांसफरर के हाथ में टैक्सेबल होगी अगर ये कंडीशंस पूरी हो जाती है। 3 कंडीशन है। पहली, द टैक्स पेयर ओन्स एन एसेट। मान लीजिए मैं कह रहा हूं मैंने ताजमहल की इनकम आज से
वैभव के नाम कर दी। आज से जो भी ताजमहल की इनकम आएगी वो वैभव के नाम। मैं कर सकता हूं ऐसा? क्यों नहीं कर सकता? इनकम टैक्स के एंगल को हटा दो, इनकम टैक्स की बात बाद में, क्लबिंग होगी नहीं, पहले तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, मना कर रहा हूं। और ताजमहल मेरा थोड़ी ना है, तो यानी आप जिस एसेट की इनकम ट्रांसफर करने की बात करें वो एसेट आपका होना चाहिए, तो द टैक्स पेयर ओन्स एन एसेट। दूसरा, ओनरशिप ऑफ एसेट इज नॉट ट्रांसफर्ड बाय हिम, हमने ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करी, यानी सेक्शन 60 जो आप पढ़ रहे हैं वो तभी अट्रैक्ट होगा जब ओनरशिप नहीं ट्रांसफर करी। तो सर क्या ट्रांसफर किया? द इनकम फ्रॉम द एसेट इज ट्रांसफर टू एनी पर्सन। एनी पर्सन मतलब रिलेशन में होना चाहिए कि रिलेशन में नहीं होना चाहिए, फैमिली मेंबर होना चाहिए कि पड़ोसी होना, कौन होना चाहिए? कोई भी एनी पर्सन, चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे वो पड़ोसन हो, चाहे कोई हो, आपने किसी को भी किया अंडर एनी एग्रीमेंट, अंडर एनी अरेंजमेंट, अंडर एनी सेटलमेंट, कुछ भी वर्ड यूज कर ले। तीन बातें फिर से इधर देखें, तीन कंडीशन अगर ऐसे नहीं याद करनी है, मतलब देखो ऐसा नहीं कि तीनों याद करें रट्टे में, थोड़ा दिमाग लगाएं। पहली है आपके पास क्या होना चाहिए? एसेट। दूसरी है आपने वो एसेट किसी को ट्रांसफर नहीं किया, तो क्या ट्रांसफर किया? इनकम। अगर ऐसा होगा तो वो इनकम टैक्सेबल होगी ट्रांसफरर के हाथ में। किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? ट्रांसफरर के हाथ में। मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं आपके लिए। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि मान लीजिए एक मनीष है, मनीष के पास क्या है? डिबेंचर्स हैं 10 लाख रुपए के गौरव लिमिटेड के। पूरा पढ़ता हूं। मनीष ऑफ 10 लाख ऑफ गौरव लिमिटेड। गौरव लिमिटेड कंपनी का नाम ले लिया, जिसमें से मनीष की इंटरेस्ट की इनकम होती है 1 लाख रुपए पर एनम। 10 लाख रुपए में 1 लाख का ब्याज मिलता है। अच्छा, मनीष ने क्या किया सुनना, 1 अप्रैल 25 को मनीष ने क्या किया? ही ट्रांसफर इंटरेस्ट इनकम टू राज हिज फ्रेंड। उसने कहा आज से 1 लाख रुपए का ये जो ब्याज मनीष कह रहा है गौरव से, गौरव लिमिटेड से हमको मिलेगा, ये राज तुम्हारा, विदाउट ट्रांसफरिंग द ओनरशिप ऑफ दीज डिबेंचर। यानी डिबेंचर ट्रांसफर नहीं किया, डिबेंचर तो मनीष के ही है, लेकिन मनीष ने कहा जो ब्याज आएगा, हमने एग्रीमेंट में लिख दिया कि आज से ब्याज राज का होगा, तब भी वो ब्याज किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? मनीष के हाथ में टैक्सेबल होगा। आंसर पढ़े, इन दिस पर्टिकुलर केस ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 25-26, क्योंकि आपने 1 अप्रैल 25 को करा, तो 1 अप्रैल 25 मतलब 25-26 से, ऑल्दो इंटरेस्ट 1 लाख का भले ही राज को क्यों ना मिला हो, बैंक में राज की क्यों ना आ रहा हो, बट राज के हाथ में टैक्सेबल नहीं होता, इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मनीष। क्लियर हुआ? पक्का? एक और एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल है। मिस्टर वत्सन हैज ट्रांसफर्ड थ्रू अ ड्यूली रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। मैंने ट्रांसफर किया और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट मतलब पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री करा करके, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट मतलब स्टैम्प पेपर वगैरह है ना, कचहरी जाके सब कराया। क्या ट्रांसफर किया? द इनकम अराइजिंग फ्रॉम ए गोडाउन टू हिज सन विदाउट ट्रांसफरिंग द गोडाउन। वत्सन ने अपने बेटे के नाम गोडाउन एक होगा जो किराए पे उठा होगा, उसे किराए की इनकम आती होगी, वो इनकम बेटे के नाम कर दी। गोडाउन ट्रांसफर नहीं किया, इनकम ट्रांसफर करी। अब जो रेंटल इनकम आएगी वो वत्सन के हाथ में टैक्सेबल होगी कि बेटे के हाथ में? वत्सन। भले ही लीगली अब बेटे को क्यों ना मिलती हो, बट फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स टैक्सेबल होगी इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर वत्सन, यानी ट्रांसफरर। आंसर पढ़ के देखते हैं। सेक्शन 60 expressly states that where there is a transfer of income from an asset without transfer of asset itself, यानी क्या लिखा है? where there is transfer of income from an asset without transfer of asset, मतलब हाँ, तो क्या ट्रांसफर किया? इनकम ट्रांसफर करी बिना एसेट ट्रांसफर करे। ऐसे में क्या होगा? सच इनकम शैल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द ट्रांसफरर। हेंस जो भी रेंटल इनकम मिल रही होगी उस गोडाउन से, ड्राइव फ्रॉम द गोडाउन, शैल बी क्लब्ड यानी शैल बी इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर वत्सन। दैट मीन जब सेक्शन 60 की बात आएगी तो हम कोई रिलेशन नहीं चेक कर रहे, आपने किसी को भी ट्रांसफर किया हो, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो चाहे वो रिश्तेदार ना हो, क्या ट्रांसफर किया हो? इनकम। क्या ट्रांसफर नहीं किया हो? एसेट। तो कभी भी ऐसा होगा, अब उसके आगे आप कोई भी कहानी बना लें, कुछ भी आगे पीछे, बस मेन चीज है एसेट ट्रांसफर नहीं हुआ, इनकम ट्रांसफर हुई, तो वो इनकम ट्रांसफरी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? ट्रांसफरर के हाथ में, जिसने ट्रांसफर किया है। अच्छा, मेरे दिमाग में एक और तरीका आया। मैंने कहा यार कि अगर मैं सिर्फ इनकम ट्रांसफर करता हूं तो परेशान हो रहा हूं, क्योंकि कोई फायदा तो नहीं हो ना। मेरा पर्पस था कि टैक्स बच जाए किसी तरीके से, बड़े भयानक टैक्स बन रहा है, मैंने कहा टैक्स बच जाए, लेकिन केवल इनकम ट्रांसफर कर रहा हूं तो दिक्कत है। अच्छा, शर्मा जी को पूरा एफडी उनके नाम कर देता तो भी एक दिक्कत थी कि टैक्स तो बच जा रहा था, लेकिन पैसों से हाथ धो बैठ रहे थे, शर्मा जी को अगले दिन पहचानने को मना कर देंगे। अच्छा, वाइफ के नाम ट्रांसफर करूं
कि वाइफ के नाम एफडी करा दी, तो भी आपको आगे पढ़ाऊंगा, वो अलग फंस जाएंगे। वाइफ के नाम, माइनर चाइल्ड के नाम तो अलग प्रोविजन लिखा है कि वो तो फंसी जाएंगे, भले ही आपने पूरा एसेट क्यों ना ट्रांसफर कर दिया हो। मैंने एक दिमाग लगाया, हमने कहा एक काम करते हैं, शर्मा जी के नाम एफडी कर देते हैं, लेकिन उस एग्रीमेंट में मैंने क्लॉज डाल दिया, जो एग्रीमेंट हुआ कि हम शर्मा जी के नाम एफडी करें, उसमें मैंने क्लॉज डाल दिया कि दिस ट्रांसफर्ड कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ मिस्टर शर्मा जी। है हिंदी में मैंने उसमें क्लॉज डाल दिया कि ये जो मैंने इनको ट्रांसफर की है एफडी, ये मैं जब चाहूं शर्मा जी से वापस ले सकता हूं, इस ट्रांसफर को कैंसिल कर सकता हूं। ऐसे ट्रांसफर को हम लोग बोलते हैं रिवोकेबल ट्रांसफर। क्या बोलते हैं? देखो, दुनिया में जितने जेन्युइन ट्रांजैक्शंस होते हैं, जेन्युइन, वो सब इरिवोकेबल होते हैं। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। मान लो आज आप मार्केट गए और आपने एक आईफोन खरीद लिया, 1 लाख रुपए दिए, आईफोन खरीद लिया। क्या ऐसा हो सकता है कि 2 महीने बाद मोबाइल वाला आपके घर पे आए कि वो फोन आप जो लेके गए थे वापस कर दीजिए? वापस मांग सकता है आपसे? हाँ या ना? क्यों नहीं मांग सकता? अरे पैसे दिए, अब हम अपने पास रखें, गंगा जी में बहा दें। मान लीजिए आप एक टीवी की शॉप में गए, आपने 1 लाख का टीवी खरीदा, 1 लाख पे किए, बाहर आके उसको फोड़ दिया, आप गुस्से में थे, खरीदा इसलिए था कि उसको फोड़ना है। वो आपसे कुछ कह सकता है? बस यही कह सकता है, यहां गंदगी मत बताइए, आगे थोड़ा फैला लीजिए। उसको उसके पैसे मिल गए। ये सारे ट्रांसफर कौन से होते हैं? इरिवोकेबल। मान लो आज आपने घर बेच दिया, कोई लैंड बेच दी, बेचने के 1 महीने बाद आपको लगा गलत बेच दिया। कई बार जीवन में पछतावा होता है, बहुत सारी, वापस मांग सकते हो उसके जाके बाहर से, वापस करिए, चलिए। नहीं साहब, ये सब इरिवोकेबल है। दुनिया के जितने ट्रांजेक्शन हैं वो सारे जो जेन्युइन ट्रांजेक्शन है इरिवोकेबल है। बट इरिवोकेबल का मतलब क्या होता है? इरिवोकेबल में जो कैंसिल ना हो सके, वापस ना ले सके। रिवोकेबल मतलब जो कैंसिल हो सके, वापस ले सके। बट जैसे मैं शर्मा जी के नाम एफडी कर रहा था, इरिवोकेबल, तो दिक्कत ही, शर्मा जी भाग जाएंगे। सिर्फ इनकम ट्रांसफर कर रहा था तो सेक्शन 16 ने अपनी टांग अड़ा दी, अपने देखा अभी। मैंने दूसरा दिमाग लगाया, हमने कहा मैं एग्रीमेंट में लिख देता हूं, चाहे मैं मेड को ट्रांसफर करूं या शर्मा जी को, मैंने लिख दिया एग्रीमेंट में, जब मैं चाहूंगा तो वापस ले सकता हूं बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशन के। आपके जीते जीते भी रिवोकेबल क्या चीज होती है सुनिए, विच कैन बी रिवोक, विच कैन बी कैंसिल, विच कैन बी टेकन बैक ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफरी। ट्रांसफरी के जीते जीते भी मैं वापस ले सकता हूं, वो रिवोकेबल है। तो लॉ मेकर कह रहा, अगर रिवोकेबल ट्रांसफर है, यानी आपके पास पावर है, काय की पावर है? रिवोक करने की, तो साहब वो टैक्सेबल आप ही के हाथ में होगा, उसके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। यानी अगर मैं शर्मा जी के हाथ में एफडी ट्रांसफर कर भी देता हूं कि एफडी भी तुम्हारी, इनकम भी तुम्हारी, लेकिन एक क्लॉज डाल देता हूं कि जब मैं चाहूंगा तो एफडी वापस ले लूंगा, तो भी वो एफडी का ब्याज शर्मा जी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा। ऐसा मैं नहीं, ऐसा सेक्शन 61 कहता है, रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट। पहले रिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब लिखा है मैंने पहले उसमें लाइन में, फिर नीचे उसका सेक्शन 61 क्या कहता है वो समझाया। रिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब क्या है सर? रिवोकेबल ट्रांसफर मींस द ट्रांसफर ऑफ एसेट, द ट्रांसफरर ऑफ एसेट एज्यूम्स अ राइट। ट्रांसफरर के पास एक राइट है, काहे का राइट है? टू रीएक्वायर एसेट, मैं चाहूं तो एसेट वापस ले सकता हूं, और इनकम फ्रॉम सच एन एसेट, या इनकम वापस ले सकता हूं, या दोनों भी ले सकता हूं। कब? एट एनी टाइम इन फ्यूचर, जब मेरे को लगा। वो होता है रिवोकेबल ट्रांसफर। एट एनी टाइम इन फ्यूचर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफरी, मतलब ट्रांसफरी के जिंदा रहते भी वापस ले सकता हूं, वो रिवोकेबल होता है। रिवोकेबल क्या होता है हमारे इनकम टैक्स में? जो हम ट्रांसफरी के जिंदा रहते भी वापस ले सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। और जब भी आप रिवोकेबल ट्रांसफर करेंगे तो उसकी इनकम ट्रांसफरर के हाथ में क्लब होती है, चाहे वो आपका फैमिली मेंबर हो, चाहे वो फैमिली मेंबर ना हो। उसे कोई, जैसे 60 में भी आपने देखा ना, एनी पर्सन, सेम है, यहां पे पढ़ के देखिए, वेयर अ पर्सन ट्रांसफर एनी एसेट टू एनी पर्सन। क्या? वेयर ए पर्सन ट्रांसफर एनी एसेट टू एनी पर्सन विथ ए राइट, एक अधिकार रखा। राइट का मतलब एक अधिकार, टू रिवोक द ट्रांसफर। ऑल इनकम एक्रूइंग टू द ट्रांसफरी फ्रॉम द एसेट, जितनी इनकम ट्रांसफरी के पास आएंगी वो सब ट्रांसफरी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होंगी, शैल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द ट्रांसफरर। यहां तक कोई दिक्कत? पक्का? आपको जब पूरा पढ़ा दूंगा, पूरा पढ़ाने के बाद मैं आपको एक आधी टैक्स प्लानिंग भी सिखा दूंगा, जेन्युइन लीगली कैसे आप टैक्स प्लान कर सकते हैं, तब भी क्लबिंग के प्रोविजंस होने के बाद भी।
जिसपे आप चाहे तो रील्स भी बना के शेयर कर सकते हैं। नहीं, लोग रील बनाते हैं, है ना। मैंने देखा है ऐसे ऐसे लोग जो नॉलेज नहीं है, कुछ भी एक टॉपिक जरा सा लिया, रील बना दी। आजकल ये जमाना है, तो आपको मैं बताऊंगा कैसे आप रील बना सकते हैं अगर टाइम हुआ तो। 60 और 61 समझ में आ गया, यहां तक कोई डाउट? 60 क्या था, मेरी तरफ देख के बताइए जल्दी से। 60 क्या था? ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट, हेडिंग में ही सब कुछ छुपा हुआ है। 61 क्या था? रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट। रिवोकेबल का मतलब आपको, इन दोनों केसेस में ट्रांसफरर जो होगा उसी के हाथ में वो इनकम टैक्सेबल होने वाली। यहां तक क्लियर? सर अगर हम इरिवोकेबल ट्रांसफर करें एसेट का तो क्या होगा? क्योंकि अगर हम सिर्फ इनकम ट्रांसफर करते हैं, एसेट नहीं ट्रांसफर करते, तो 60 में फंस रहे हैं। रिवोकेबल ट्रांसफर करते हैं तो 61 में फंस रहे हैं। अगर हम इरिवोकेबल करें, सोच के देखो एक मिनट के लिए, इरिवोकेबल ट्रांसफर आप करने जा रहे हो, इरिवोकेबल एसेट का, इनकम नहीं, इनकम ट्रांसफर करोगे तो 60 में फंस जाओगे, रिवोकेबल ट्रांसफर करोगे एसेट का 61 में। आप इरिवोकेबल करने जा रहे हो। जब भी कोई इंसान इरिवोकेबल करेगा तो केवल उसी को ही करेगा जिस पे उसको पूरा भरोसा होगा। और पूरा भरोसा किस पे होगा? वाइफ पे, चाइल्ड पे, बहू पे। अरे बहू पे नहीं, देखो कैसे लोग हैं, अभी शादी हुई है, अभी आऊंगा उस पे। पेरेंट्स पे क्लबिंग के प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होते, मैं प्लानिंग में सिखाऊंगा, ठीक है। यानी आप हो सकता है अपने स्पाउस के नाम ट्रांसफर करो। स्पाउस का मतलब समझते हैं ना, क्या? हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, या आजकल तो हस्बैंड के लिए हस्बैंड या वाइफ के लिए वाइफ भी हो सकता है, लीगल है वो भी, ठीक है ना। तो स्पाउस, तो जब भी मैं एग्जांपल मान लो हस्बैंड ने एसेट ट्रांसफर किया वाइफ को, ये बोलूंगा तो आप वाइस वर्सा भी समझना कि मे बी वाइफ ने एसेट ट्रांसफर किया हस्बैंड को, ठीक है। सर अगला, अब अगला देखो आपके पेज में, पेज नंबर 1 में जो लिखा है ना, ये बाद में पढ़ेंगे। अब पेज नंबर 2 खोलो, पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 में आपको हेडिंग दिख रही है, थोड़ा सा नीचे बीच की तरफ दिखेगी एक हेडिंग, देखिए, इनकम टू स्पाउस फ्रॉम एसेट ट्रांसफर्ड, मिल गई? ये वाली पहले पढ़ते हैं। यानी आपने स्पाउस को एसेट ट्रांसफर कर दिया। किसको ट्रांसफर कर दिया? ध्यान रखिएगा, स्पाउस का मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होता। स्पाउस का मतलब स्पाउस होता है, मतलब टैक्स प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग। अगर आपने इरिवोकेबल ट्रांसफर किया गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को, तो आपके हाथ में क्लबिंग नहीं होगी। रिवोकेबल करोगे तो होगी, रिवोकेबल करोगे तो क्यों होगी? 61 पढ़ा था, उसमें तो कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड स्पाउस कुछ नहीं था, किसी को भी कर दें। सिर्फ इनकम ट्रांसफर करोगे तो 60 में जाओगे। लेकिन आपने, मान लो वैभव ने अपनी गर्लफ्रेंड के नाम एफडी करा दी, 1 करोड़ रुपए वैभव के पास थे, वैभव ने 1 करोड़ की एफडी गर्लफ्रेंड के नाम करा दी। शादी होने ही वाली थी, इन्होंने कहा शादी के बाद कराएंगे तो फंस जाएंगे, इन्होंने पहले ही करा दी। अब बताइए साहब क्या होगा? क्या वाइफ के हाथ में ब्याज टैक्सेबल होगा? वाइफ नहीं, सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड, उसके हाथ में, कि ये वैभव बॉयफ्रेंड जो है इनके हाथ में, किनके हाथ में टैक्सेबल होगा? उन्हीं के हाथ में। ये प्रोविजन नहीं अट्रैक्ट होगा, गर्लफ्रेंड के हाथ में ही होगा। यानी वैभव टैक्स प्लानिंग सीख गए। कोई लोचा तो दिख नहीं रहा आपको? कोई दिक्कत नहीं दिख रही? जमाने को देखते हुए, कलयुग है, कलयुग, राम जी का जमाना नहीं है ये। कोई दिक्कत नहीं दिख रही तुमको? क्या दिक्कत दिख रही है? हाँ बिल्कुल सही, भाग जाएगी लड़कियां, खुद ही करी भाग जाएगी। नहीं, असलियत यही है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वैभव फिर देखते रहेगा, वो दिखाई नहीं दी। अगेन टैक्स बचाने के लिए ऐसा नहीं करने का। तो स्पाउस को अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये प्रोविजन अट्रैक्ट होंगे। क्लियर? तो वो टैक्स प्लानिंग है ही नहीं। वो टैक्स प्लानिंग क्यों नहीं है? टैक्स तो बच जाएगा, लेकिन आप एसेट से हाथ धो बैठेंगे, ठीक है ना। और एसेट तो छोड़िए, गर्लफ्रेंड से भी चलिए साहब, तो इनकम टू स्पाउस फ्रॉम द एसेट ट्रांसफर्ड इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। कितनी कंडीशन आपको दिख रही है? टोटल 4 कंडीशंस आपको दिख रही हैं। If the following conditions are satisfied, the income from the asset would be taxable in the hands of the transferor. Transferor के हाथ में income taxable होगी। क्या? पहली, the taxpayer transfers an asset to his or her spouse. Taxpayer ने, मे बी हस्बैंड ने वाइफ को, मे बी वाइफ ने हस्बैंड को एसेट ट्रांसफर किया। लेकिन ब्रैकेट में मैंने ये क्यों लिख दिया? अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के कोई और एसेट, ऐसा क्यों लिख दिया? बच्चे कह रहे हैं सर आप ही लिखा, आप ही बताओ, हम क्यों बताएं? मैंने इसलिए लिख दिया
क्योंकि अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है तो वो ऑलरेडी आपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में डीम्ड ओनरशिप में सेक्शन 27 में कवर कर लिया है। उसके लिए सेक्शन 27 पढ़ाया था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो बच्चे मेरे से पढ़ चुके हैं याद है, डीम्ड ओनरशिप पढ़ाई थी। तो वो ऑलरेडी जब सेक्शन 27 में कवर्ड है तो लॉ में करने का 64(1) सब सेक्शन 4 में कवर क्या ही करे, इसलिए अदर देन हाउस प्रॉपर्टी है। हाउस प्रॉपर्टी अगर आपने ट्रांसफर करी तो सेक्शन 27 बता रहा था हाउस प्रॉपर्टी के नोट्स में, आप याद आ रहा है ना आपको, जो पढ़ चुके हैं है ना। तो हाउस जो नहीं पढ़ा है बाद में पढ़ेंगे तो आपको समझाए। तो हाउस प्रॉपर्टी के नोट्स में वहां पे हमने क्लियर करा था आपको, हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं स्पाउस को, याद आ रहा है, विदाउट एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट या विदाउट एडवोकेट कंसिडरेशन। आपको एडवोकेट कंसिडरेशन का मतलब बताया था कि उसमें केवल मॉनेटरी कंसिडरेशन नहीं होती, काइंड भी होती, बट काइंड नेचुरल लव एंड अफेक्शन, याद आ रहा है कुछ कुछ। हाँ, तो इसलिए अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, यानी उसको छोड़ के बाकी आपने एफडी ट्रांसफर कर दी, डिवेंचर ट्रांसफर कर दिए है ना, कोई गाड़ी ट्रांसफर कर दी, कुछ भी ऐसा एसेट ट्रांसफर कर दिया जिससे कोई इनकम जनरेट हो रही है, तो वो इनकम स्पाउस जो ट्रांसफर ही उसके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। कौन ट्रांसफर स्पाउस जो है उसके हाथ में क्लब होगी। पढ़ के देखते हैं, द टैक्सपेयर ट्रांसफर्स एन एसेट टू हिज और हर स्पाउस। और ये जो ट्रांसफर है ना, ये क्यों हुआ, द एसेट इज ट्रांसफर्ड अदरवाइज देन फॉर एडवोकेट कंसिडरेशन और इन कनेक्शन विद एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। मतलब ऐसा ही तो डीम्ड ओनरशिप में पढ़ा था, मतलब बताओ ना, एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट मतलब डिवोर्स, ठीक है, अलग अलग, और एडवोकेट कंसिडरेशन, हाँ, मतलब अगर इन दो में से कोई भी एक भी बात है तो हम क्लबिंग नहीं करते, तो हम ट्रांसफर के हाथ में टैक्सेबल नहीं करते, ट्रांसफरी के हाथ में करते हैं। मतलब बदले में अगर आपको या तो एडवोकेट कंसिडरेशन मिली हो, मैंने वाइफ के नाम 5 लाख की एफडी कराई, वाइफ ने 5 लाख रुपए मेरे खाते में ट्रांसफर कर दिए, वाइफ ने अपने अकाउंट से, मैंने वाइफ के नाम एफडी कराई, वाइफ ने अपने अकाउंट से मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, एडवोकेट कंसिडरेशन है। अब 5 लाख पे जो ब्याज मिलेगा वो मेरे हाथ में क्लब नहीं होगा, वो वाइफ के हाथ में ही टैक्सेबल रहेगा। टैक्सेबल तो होगा, ऐसा नहीं कह रहे कि एग्जेम्प्टिव हो गया, बल्ले बल्ले, टैक्सेबल तो होगा, लेकिन किसके, ट्रांसफर के हाथ में। या फिर एडवोकेट कंसिडरेशन नहीं है तो दूसरा क्या हो, एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। हस्बैंड और वाइफ सेपरेट हो रहे, हस्बैंड ने वाइफ से कहा जान छोड़ने का क्या लोगी, उसने कहा 1 करोड़ की एफडी मेरे नाम कर दो, हस्बैंड ने कहा ठीक है 1 करोड़ की एफडी तुम्हारी हुई। अभी भी जो ब्याज आएगा, क्या लगता है, हस्बैंड ने वाइफ के नाम एफडी कर दी, डिवोर्स हो गया, जेन्युइनली क्या ब्याज अभी भी हस्बैंड के हाथ में ही टैक्सेबल करना चाहिए, अब किसके हाथ में करना चाहिए, वाइफ के हाथ में। तो लॉ में कह रखा है कि अगर एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट का केस है या एडवोकेट कंसिडरेशन मिली है तो क्लबिंग के प्रोविजंस अट्रैक्ट नहीं होते, क्लबिंग नहीं होती, ऐसे में ट्रांसफरी के हाथ में ही टैक्सेबल होगा, ठीक है। और जब मैं हस्बैंड से वाइफ बोलता हूं तो उल्टा भी चलता है, वाइफ ने हस्बैंड को किया हो तो भी सेम प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। द एसेट इज ट्रांसफर्ड अदरवाइज देन, यानी इन दोनों में से कोई ऐसा केस ना हो, तो अदरवाइज देन फॉर एडवोकेट कंसिडरेशन भी नहीं है, इन कनेक्शन विद एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट भी नहीं है, तो क्लबिंग होगी। अगर इन दोनों में से कोई भी केस होगा तो क्लबिंग नहीं होगी। यहां तक क्लियर हो गया। पहले फोर्थ कंडीशन पढ़ते हैं, फिर थर्ड पढ़ेंगे। फोर्थ, वैभव का जो हमने एग्जाम्पल लिया उसको दिमाग में रख के बताना। मान लो वैभव की गर्लफ्रेंड है, अभी शादी नहीं हुई है, वैभव ने पहले ही गर्लफ्रेंड के नाम एसेट ट्रांसफर कर दिया। अब जो इनकम मिलेगी, वैभव की गर्लफ्रेंड है, शादी नहीं हुई, वाइफ नहीं गर्लफ्रेंड है ना, एफडी वाइफ के नाम, गर्लफ्रेंड के नाम करा दी, सॉरी। तो अब जो इंटरेस्ट की इनकम मिलेगी वो किसके हाथ में टैक्सेबल होगी, गर्लफ्रेंड के हाथ में। और बाद में क्या हुआ, गर्लफ्रेंड भागी भी नहीं, शादी भी हो गई। अब समझे, हो सकता है पॉसिबल, कुछ बच्चे बड़े हैरानी की नजर देख रहे हैं, ऐसा कैसे, उसको मिल गया तो भागी क्यों नहीं, नहीं भागी, मान लो है ना, बहुत लॉयल थी, नहीं भागी, और वैभव से ही शादी कर ली, है ना। अब क्या होगा, नहीं, क्लबिंग नहीं होती ऐसे केस में, टैक्स प्लानिंग। तो ध्यान रखिएगा लेकिन कि वो भागे नहीं, अगर भाग गई तो टैक्स के चक्कर में बहुत कुछ चला जाएगा। क्या बोला मैंने बोला कि क्लबिंग तभी होती है जब हस्बैंड और वाइफ की रिलेशनशिप दोनों समय पे हो, दोनों समय, जिस समय एसेट ट्रांसफर हुआ उस समय भी और जिस समय इनकम जनरेट हो रही है उस समय भी, हस्बैंड ने या वाइफ ने हस्बैंड को, सो कॉल टू बी हस्बैंड को, है ना, पहले ही ट्रांसफर कर दिया, अगर शादी होने से पहले ट्रांसफर कर दिया कोई एसेट, तो उसकी इनकम क्लब नहीं होती, उसकी इनकम ट्रांसफरी के हाथ में ही टैक्सेबल होती है। ऐसी फोर्थ कंडीशन मैंने लिख रखी है, द रिलेशनशिप
एज स्पाउस शुड एग्जिस्ट ऑन बोथ डेट। बोथ डेट बोले तो दैट इज द डेट ऑफ ट्रांसफर के समय भी हस्बैंड वाइफ हो, एंड द डेट ऑन विच द इनकम एक्रूअर राइजेस टू द ट्रांसफरी, उस समय भी हस्बैंड वाइफ हो। समझ गए? प्लानिंग समझ में आ गई आपको? लेकिन खतरनाक है प्लानिंग, खतरनाक समझ रहे हैं? हाँ, आप इंतजार करते रह गए, तो आप तो दूल्हे बन के तैयार बैठे हैं, वो दुल्हन बन के आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं है, तो इसलिए प्लानिंग करते समय दिमाग लगा के करने का। ठीक, वैसे तो आप लोग जो तब प्लानिंग के लिए परेशान हो रहे, कुछ हो तो परेशान भी हो अभी तो कुछ है ही नहीं। खैर कोई बात नहीं। अभी तक 3 कंडीशन पड़ी। पहली क्या पड़ी? पहली बोलो, देख के बोलो, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, टैक्स पेयर ने क्या कर दिया? एसेट ट्रांसफर कर दिया। किसको ट्रांसफर कर दिया? स्पाउस को। ये सेक्शन केवल स्पाउस को कवर कर रहा है। दूसरा, जो ट्रांसफर किया उसके बदले में ना ही एडवोकेट कंसीडरेशन मिली, ना ही उसने आपको चैन से जीने दी, ना ही वो एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट का केस था। ठीक है। चौथी कंडीशन, मतलब पहले तीसरी कंडीशन आपने क्या पढ़ी? जो चौथी थी, चौथी वाली को तीसरी बोल रहा हूं, जो आपको मैंने पढ़ा दी, वो क्या पढ़ी आपने? दोनों समय पे रिलेशनशिप होनी चाहिए हस्बैंड वाइफ की, स्पाउस की। अच्छा, मान लो सपोज करो एक हस्बैंड ने वाइफ को, मान लो वैभव ने अपनी वाइफ को BMW गिफ्ट करी। ठीक है ना? अभी वाइफ तो है नहीं आपकी, तो बुरा मत मानिएगा, ठीक है ना? हाँ, तो वैभव ने अपनी वाइफ को BMW कार गिफ्ट करी। शादी हो गई दोनों की, वाइफ को, गर्लफ्रेंड को नहीं, वाइफ को। वाइफ ने क्या किया? वो BMW बेच के एक ट्रक खरीद लिया। ठीक, अब वाइफ ट्रक चलाती है, ठीक है ना, या ड्राइवर रख लिया, ठीक है, हाँ, अब दिल पे ना लीजिएगा। और उसे फ्रेट की इनकम आती है, भाड़े की इनकम, भाड़ा मिलता है ना, किराया। क्या क्लबिंग होगी कि नहीं होगी? क्योंकि इन्होंने तो, मेरी तरफ देखिए वैभव, मेरी तरफ सभी अच्छे, मेरी तरफ, इन्होंने तो BMW दी थी, लेकिन वाइफ बड़ी समझदार थी, ये तो डेप्रिशिएबल एसेट है साहब, इनकम भी नहीं हो रही कुछ, सब बैठ भी नहीं पाते, और एक तो जो इस तरीके की और गाड़ियां होती हैं उसमें और मुश्किल होती है बैठने में, मोटे लोगों को बहुत दिक्कत होती है, ठीक है ना? हाँ, उसने क्या किया? बेच के ट्रक खरीद लिया, बढ़िया खुला खुला। अब बताओ क्लबिंग होगी नहीं? हाँ या ना? लॉ में लिखा है कि जो ट्रांसफरी स्पाउस है, जिसको मिला एसेट, उसने भले ही वो एसेट सेम फॉर्म में रखा हो या डिफरेंट फॉर्म में रखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लबिंग होगी। चाहे उसने सेम फॉर्म में हेल्ड किया हो या डिफरेंट फॉर्म। समझ गए आप? हाँ, पढ़ के देखिए थर्ड वाली कंडीशन, द एसेट में बी हेल्ड बाय द ट्रांसफरी स्पाउस इन द सेम फॉर्म और इन डिफरेंट फॉर्म। ठीक, अगला एक और एग्जांपल हो सकता है कि मान लीजिए इन्होंने FD कराई थी वाइफ के नाम, वाइफ ने वो FD बेच करके डिबेंचर्स परचेज कर लिए किसी कंपनी के, तो अब डिबेंचर पे जो ब्याज मिलता है, क्या वो क्लब नहीं होगा? बिल्कुल होगा साहब। उससे क्या फर्क पड़ता है कि सेम फॉर्म में है कि डिफरेंट फॉर्म में? समझ गए? पक्का? कोई डाउट? हाँ, जब हम लोग वाइफ कहते हैं, हाँ हाँ, नहीं एंगेजमेंट के बाद, नहीं 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 नहीं, नहीं। चलिए मैं समझाता हूँ, मैं शादीशुदा हूँ तो मैं ये बात समझा पाऊंगा। इनका डाउट है कि जब लोग वाइफ कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? मान लीजिए एंगेजमेंट के बाद कर दिया, तो क्या हम लोग उनको वाइफ कह सकते हैं? नहीं कह सकते। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल, टैक्स बच जाएगा, लेकिन ठीक है ना? वाइफ का मतलब वो जो पंडित जी नहीं, स्वाहा, 4 फेरे में तुम आगे रहोगे, 3 में तुम, फिर कस्में दिलवाते हैं, और रात के समय कुछ नींद में होते हैं। हाँ हाँ हाँ, सही बताया हमको। तो वो तब वो जो 7 फेरे हो गए, आपने सिंदूर भर दिया, है ना, तब वो आपकी वाइफ बनी। ठीक है ना? जब अग्नि के सामने अपने 7 फेरे लिए, अग्नि को साक्षी मान करके पानी ग्रहण कर लिया, ये बड़ा डिटेल में जा रहे हैं, उन्होंने, पिताजी ने कन्यादान कर दिया नम आंखों से, तब वो पत्नी बनी। अभी इंगेजमेंट में इंगेजमेंट भी आपको एक बात सच बताऊं, इंगेजमेंट इज जस्ट अ मॉडर्न थिंग। हमारे हिंदू ट्रेडिशन में ऐसा कोई इंगेजमेंट मैंडेटरी नहीं है, हम लोग ने उसको मॉडर्नाइज कर दिया है। इंगेजमेंट को मॉडर्नाइज कर दिया है। पहले ऐसा हर जगह ऐसे फंक्शन थोड़ी ना, इतने अमीर थोड़ी ना थे कि एक दिन इंगेजमेंट करेंगे, आज ताज में इंगेजमेंट की पार्टी है, फिर ये, हम लोग मॉडर्नाइज कर दिया, पैसा है ना लोगों का। तो इंगेजमेंट इज नथिंग, वो सिर्फ
दूल्हा दुल्हन खुश हो गए, लोगों को पता चल गया कि अब ये अगर इसके साथ घूमती दिखाई दे तो तुम गलत मतलब ना निकालना। नहीं, लोगों की सोच बड़ी चेंज हो जाती है। जैसे मान लीजिए शादी हो गई, अच्छा वाइफ है, शादी नहीं हुई, आप समझ रहे हैं ना, आप उसी दौर से गुजर रहे हैं, तो वाइफ का मतलब ये। ठीक है, बिल्कुल सही आपने डाउट पूछा। और कोई डाउट अगर आपके पास हो ऐसा तो हमसे पूछ सकते हैं। नहीं, ठीक है, चलिए। तो जिस भी धर्म के उस धर्म के हिसाब से, मतलब हमने तो हिंदू धर्म के हिसाब से बताया, बाकी जो जिस धर्म में जैसे होता है वो निकाह पढ़ता है, जैसे मान लीजिए तो उनका निकाह पढ़ने के बाद वो तब, है ना, वाइफ को क्या बोलेंगे, बेगम, है ना, हाँ, तो तब बेगम बनी। ठीक है, खैर, क्लियर है सबको। तो आपने 4 कंडीशंस पढ़ी, फिर से देखते हैं। पहली आपने देखी, टैक्स पेयर के पास एसेट होना चाहिए जो उसने ट्रांसफर किया अपने स्पाउस को। अदर देन हाउस प्रॉपर्टी का में इसलिए लिखा है क्योंकि डीम्ड ओनरशिप में वो कवर्ड है, बट ये नहीं कहना चाहता हूं कि हाउस प्रॉपर्टी में क्लबिंग नहीं होती, तब भी टैक्सेबल ट्रांसफरर के हाथ में होगा, बट ऑलरेडी सेक्शन 27 में ही कवर्ड है, इसलिए यहां दोबारा लॉ मेकर ने नहीं लिख रखा है। दूसरा, आपने जो एसेट ट्रांसफर किया है ना ही बदले में आपको एडवोकेट कंसिडरेशन मिली है, ना ही एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट का केस है। तीसरा, भले ही उसने सेम फॉर्म में हेल्ड किया हो या डिफरेंट फॉर्म में हेल्ड किया हो। चौथा, रिलेशनशिप दोनों समय पे होनी चाहिए, यानी आपको मैंने इसीलिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला एग्जांपल दिया था। एक बार एक एग्जाम में क्वेश्चन आया, आपको और डिटेल में बताऊं, एक बार सीए फाइनल में, सीएस में नहीं आया ऐसा क्वेश्चन, सीए फाइनल के लेवल में एक क्वेश्चन आया। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा ब्रीफ करके आपको बताता हूँ। कुछ काफी साल पहले आया था। मैं पेपर्स ना सारे एनालाइज करता रहता हूँ, सीए में क्या आ रहा है, सीएस में क्या आ रहा है ना, सीएमए में क्या आ रहा है, क्योंकि ये सब आसपास, कभी ये कुछ पूछेगा, वैसा ही कुछ वो पूछेगा, तो मैं देखता रहता हूँ क्या क्या। एक बार बहुत पहले के एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, उसमें क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि एक बार हस्बैंड ने वाइफ को काऊ गिफ्ट करी, काऊ गिफ्ट करी। काऊ से जो मिल्क इनकम आएगी, और कोई एडवोकेट कंसिडरेशन नहीं थी, ना ही कोई एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट का केस था, ठीक है ना। काऊ से जो मिल्क की, काऊ ने मिल्क दिया, मिल्क सेल हुआ, है ना, और मिल्क से जो इनकम आएगी, क्या लगता है आपके हाथ में? हस्बैंड, मैं मान रहा हूं कि हस्बैंड ने ट्रांसफर करी थी, हस्बैंड को ट्रांसफर मान रहा हूं और वाइफ को ट्रांसफर ही मान रहा हूं। क्या लगता है हस्बैंड के हाथ में टैक्सेबल होगी कि वाइफ के हाथ में? हस्बैंड के हाथ में, बिल्कुल ठीक। आगे क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन यही नहीं था। क्वेश्चन ये था, कुछ टाइम बाद उस काऊ ने काफ को जन्म दिया, वो काफ बड़ा हुआ या बड़ी हुई तो वो भी काऊ बनी, उससे भी मिल्क की इनकम आई, ये किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? क्वेश्चन समझ रहे हैं? हस्बैंड ने वाइफ को काऊ गिफ्ट करी, काऊ से मिल्क की इनकम आई, उसमें तो हमारा और आपका कोई डाउट नहीं है, वो क्लब होगी और ट्रांसफरर के हाथ में टैक्सेबल होगी। बट उस काऊ ने जो एक काफ को जन्म दिया, यानी उस, अभी बाद में आएंगे, चलो, उस काऊ ने एक जो काफ को जन्म दिया, उससे जो मिल्क की इनकम आ रही है, मे बी सूनर मे बी लेटर जब भी आएगी, वो क्या होगी? टैक्सेबल तो होगी। देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है, टैक्सेबिलिटी की बात तो हम करेंगे, बट किसके हाथ में हम टैक्सेबल करें, वाइफ और हस्बैंड? वाइफ आ रहा है इधर से, कितने लोग वाइफ कह रहे हैं? तो ये क्वेश्चन आया था एक बार, फिर इसका आंसर मैं बताऊंगा। कितने लोग हस्बैंड कह रहे हैं? कितने लोग कह रहे हैं हमें क्या पता? हस्बैंड, ओके, नहीं हमें क्या पता वाले में, अच्छा ठीक है, हमें लगा हस्बैंड। हमारा इनकम टैक्स लॉ कहता है कि अगर किसी एसेट में कोई एक्रीशन हुआ है, किसी एसेट में कोई एक्रीशन, एक्रीशन मतलब होता है बढ़ोतरी, इंक्रीमेंट, और उस एक्रीशन से इनकम हुई है तो वो क्लब नहीं होती। मतलब इसका सही आंसर है कि वो वाइफ के हाथ में टैक्सेबल होगा। मैं एक और इजी एग्जांपल आपको देता हूं। मान लीजिए आपने एक कंपनी के शेयर अपने स्पाउस के नाम ट्रांसफर करे। आपके पास किसी कंपनी के, लेट से आपके पास टाटा के शेयर्स थे, आपने टाटा मोटर्स के शेयर वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दिए। टाटा मोटर्स ने डिविडेंड पे किया, वाइफ के खाते में आया, बट वो डिविडेंड वाइफ के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, जो स्पाउस था, जो ट्रांसफरर था, उसके हाथ में टैक्सेबल होगा। यहां तक क्लियर? बाद में क्या हुआ, कुछ टाइम बाद टाटा मोटर्स ने बोनस शेयर्स इशू करे। बोनस शेयर समझते हो कि नहीं? क्या होता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिलते हैं, कंपनी देती है कितने रुपए लेके? फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। तो मान लो वाइफ के पास पहले से 1000 शेयर्स थे टाटा मोटर्स के, 1000 शेयर्स, और लेट से टाटा मोटर्स ने 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर इशू करे, तो वाइफ को 1000 शेयर और मिल गए बोनस शेयर के तौर पे, यानी अब वाइफ के पास 2000 शेयर हो गए। 1000 वो ओरिजिनल शेयर जो हस्बैंड ने वाइफ के नाम ट्रांसफर करे थे, और 1000 जो टाटा मोटर्स से वाइफ के डीमैट अकाउंट में आ गए। उस पे भी डिविडेंड मिला, अगले साल उस पे भी डिविडेंड मिला।
वो डिविडेंड जो है, जो बोनस शेयर्स पे मिला है, वो किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? वो वाइफ के हाथ में। और जो ओरिजिनल शेयर्स पे डिविडेंड मिलेगा वो हस्बैंड। अच्छा, मान लो कल को शेयर बेच दिए, बेच भी सकते हैं, बेचने में मुनाफा होता है जिसको हम लोग अपनी इनकम टैक्स में बोलते हैं कैपिटल गेन। क्या बोलते हैं? वो किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? जो ओरिजिनल शेयर्स बेचने में मुनाफा हो, ओरिजिनल मतलब जो हस्बैंड ने वाइफ को दिए थे, उसका जो कैपिटल गेन है वो हस्बैंड के हाथ में टैक्सेबल होगा। लेकिन जो बोनस शेयर बेचने में मुनाफा हुआ वो वाइफ के हाथ में। तो जब भी कोई एसेट आप उसको दे रहे हैं तो उस एसेट से जो इनकम आ रही है वो आपके हाथ में क्लब हो रही है। उस इनकम के ऊपर कोई और इनकम हो रही है तो वो क्लबिंग नहीं है। एक और एग्जांपल आपको देता हूं, एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए जैसे अगेन मैंने वैभव का एग्जांपल लिया, इन्हीं का एग्जांपल लेते हैं। इन्होंने 50 लाख की एफडी अपने वाइफ के नाम करा दी शादी के बाद। 50 लाख की एफडी अपनी वाइफ के नाम करा दी। लेट्स से 10% इंटरेस्ट का रेट है ना। 5 लाख का ब्याज मिला। वो ब्याज वैभव के हाथ में टैक्सेबल होगा, वाइफ के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि ना ही एडवोकेट कंसिडरेशन थी, ना ही एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट जैसा कोई केस था। वाइफ इनकी लेकिन बड़ी समझदार थी। उन्होंने क्या किया, उस 5 लाख रुपए की भी एक एफडी करा दी। साल के आखिरी में 5 लाख का ब्याज आया, वाइफ ने उस 5 लाख की भी एक एफडी कर ली। हो सकता है, पॉसिबल है। अगले साल क्या हुआ, जो 50 लाख की एफडी कराई थी वैभव ने, उस पर भी ब्याज मिला। 50 लाख का 10%, 5 लाख का फिर मिला। और जो 5 लाख की वाइफ ने कराई थी